नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। इस दौरान उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में गृह मंत्री के आयोजित कार्यक्रम का विरोध करते हुए सेंटर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस जनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। और गृह मंत्री के कार्यक्रम से पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा पहुंचे वाराणसी, मीडिया से की बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही कार्यकर्ताओं संग बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम एलबीएस एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की भी मौजूदगी रही। अमित शाह के बनारस आगमन से पहले ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। एयरपोर्ट से गृह मंत्री अमित शाह महामना मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। व स्थानीय आयोजनों के लिए दीनदयाल हस्तकला संकुल में पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक में प्रतिभाग किया। संकुल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संगठनात्मक बैठक की गई। पहले सत्र की बैठक में मुख्य वक्ता धर्मेंद्र प्रधान रहे। इसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल आदि ने शिरकत की। 2014-2019 श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने महामना के चरणों में सिर झुकाकर पूरे देश का चुनाव संग्राम लड़ा है। महामना को भारत रत्न भी इतने साल बाद मोदी शासन में मिला है। भारतीय जनता पार्टी और शीर्षस्थ नेतृत्व मानता है कि महामना की नीतियां, महामना की शिक्षा नीति और महामना की नीतियां ये देश के अनुकूल है और इसलिए हमेशा उनके चरणों में शीश नवाकर कार्य आगे चलता है। आज विशिष्ट घटना है। 12 नवंबर 1946 महामना जी की आज की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर सम्मानित अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, तो ये आगे काम शुरू करेंगे महामना के चरणों में शीश नवाकर। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में गृह मंत्री के आयोजित कार्यक्रम का विरोध करते हुए सेंटर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस जनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का घेराव करने जा रहे पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन गिरफ्तार हो गए। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बड़ा लालपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा संगठन की बैठक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसका भाजपाईकरण करने के विरोध में कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर उन्हें प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि इस सरकार में पहले सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग भाजपाईकरण किया जा रहा है। लगातार भाजपा के कार्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक उसी तर्ज पर आज गृह मंत्री अमित शाह संगठन की बैठक सरकारी संस्थान में करने जा रहे थे। काशी के ताना बाना के नाम पर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बड़ा लालपुर अब भाजपा का अड्डा हो गया है। गृह मंत्री कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा संगठन की बैठक कर रहे हैं। बीएचयू बरेका का भी यही हाल है। लगातार इनका भाजपाकरण किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग जारी है। इसके विरोध में हम कांग्रेस जन रोष व्यक्त कर विरोध कर रहे हैं। वह हम मांग करते हैं कि सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग बंद हो, जनहित के लिए बने संस्थान की सुविधा जनता को मिले। उन्होंने कहा कि हम सरकार को चेता देते हैं कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल, दमन, लाठी से न कभी डरा है न कभी डरेगा और जनता के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
व इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि इस जन विरोधी सरकार का दोहरा चरित्र जनता के सामने है। 2022 के चुनाव में यूपी से भाजपा की विदाई तय है। प्रदर्शन व गिरफ्तारी में पूर्व विधायक अजय राय, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, राधिका देवी, शाक्या त्रिपाठी, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, प्रिंस राय, चंचल शर्मा, मयंक चौबे आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। आज बनारस में अमित शाह जी का कार्यक्रम सरकारी संस्थाओं में लगा हुआ है। उसमें जो मोदी जी के द्वारा बनाया हुआ TFC है, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, जो बुनकरों, शिल्पियों के लिए, बनारस के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तालीम के काम करने वाले लोगों के लिए, उनके लिए बना है। ये लगातार उसमें अमित शाह का कार्यक्रम होता है, मोदी जी का कार्यक्रम होता है, संघ के मोहन भागवत जी का कार्यक्रम होता है और लगातार उसका ये भाजपाईकरण, भगवाकरण कर रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पहले से ऐलान किया था कि महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करेगी। हम सब लोग नटिनिया दाई मंदिर के स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ किए TFC जाने के लिए और बीच में ही पुलिस के द्वारा हमारे सभी कांग्रेस साथियों को, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, महिलाओं को, महिला कांग्रेस, हमारे शहर के अन्य पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, सभी लोगों को, रामनगर के हमारे जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, सबको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन बैठाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी गिरफ्तारी और इनके जेल भेजने से लोग डरने वाले नहीं। इसका विरोध होगा। जो भी जहाँ पर भी अत्याचार, अन्याय भाजपा के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा होगा, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जमकर इसका विरोध करेगी। भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर कर्मियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया। विद्युत मजदूर संगठन व विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा पूर्वांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर अपनी 42 सूत्री मांग के पूरा न होने पर पूर्वांचल के 21 जिलों से आकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अनिश्चितकालीन धरने में हजारों कार्यकर्ता व सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इस दौरान भोला सिंह कुशवाहा, रामजीत मिश्रा, अतुल दुबे, अभिजीत भट्टाचार्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का धरना प्रदर्शन, क्या मांगे आप लोग की है? ये धरना लगभग हम लोग के 2 साल से जो समस्याएं लंबित है, विद्युत संविदा मजदूर संगठन और विद्युत मजदूर संगठन, जो समस्याएं एक से शुरू हुई थी, आज की डेट में वो करीब 42 हो गई है, जो कि हम लोगों ने लिख के लगातार प्रबंधन को लोग दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जहाँ तक समस्याओं का समाधान वो 100% हमारी जेन्युइन है और समाधान करने योग्य है, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग इस संदर्भ में लगातार अभी प्रबंध निदेशक महोदय से भी मिले थे और डायरेक्टर वगैरह से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में जैसे आपने देखा होगा, मीटर रीडरों की ज्वलन समस्याएं निकल के आ रही हैं। अभी नई कंपनी आई है तो हर जगह मनमाने पूर्ण तरीके से उनके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। जो लोग उनके मानकों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, उनको निकालने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह से हमारे संविदा कर्मचारी हैं, उनको मनमाने पूर्ण तरीके से निकाल दिया जा रहा है, जबकि पावर कॉर्पोरेशन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, चेयरमैन, उनके द्वारा हमारे संगठन के जो मुखिया RS राय साहब ने स्पष्ट आदेश कराया था इसी की रोकथाम के लिए कि बिना संबंधित डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के किसी को न निकाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी निकाल दिया जा रहा है। और क्षेत्रीय अधिकारियों, यहाँ तक कि डिस्कॉम के अधिकारियों को बताने पर भी कि माननीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की हो रही है, आप उस पर कार्रवाई करिए, इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग ये अनवरत चलेगा, 24 घंटे चलेगा, अब ये 7 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, ये प्रबंधन के ऊपर है। हम लोग यही बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। ये प्रबंधन को हम लोग अपने मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। ये पूर्वांचल के कई जिलों से आए हुए हमारे अभी प्रमुख पदाधिकारी हैं। अभी पूरे पूर्वांचल से जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा तो यहाँ लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा बार बार प्रबंधन से अपील है कि समस्याओं को तत्काल जो उचित समाधान हो, समाधान जो इस बार का हमारा जो स्टैंड है, समाधान ठोस समाधान होना चाहिए। उसमें अभी एक मामला प्रयागराज का है, वहाँ के अधिकारियों ने
करीब 42 लोगों को लिख के समझौता किया कि 42 लोगों को 3 दिन बाद काम पे जाएंगे। उसके बाद जो वहाँ का एसी और एक्शन लिख के दे रहा है, ये एसडीओ मानने को तैयार नहीं है। अब बताइए, जब ये मतलब विभाग के जो उच्च अधिकारियों का नीचे वाला नहीं मांग रहा है तो उसमें क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। यहाँ पे करीब 1000 के आसपास भीड़ है, अभी वो संख्या बढ़ने वाली है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा, संख्या बढ़ती जाएगी। किस तरह का आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला क्या है? मामला सर, लगभग 2 साल हो गए। हम लोगों की समस्याएं वर्ष 2017 से लंबित हैं। 2017 की कुछ समस्याएं हैं, 2018 की कुछ समस्याएं हैं, और दिन प्रतिदिन समस्याओं का जखीरा बनते जा रहा है। जो हर एक हमारी समस्या जिन्विन है, लेकिन प्रबंधन के पास हम लोगों ने कम से कम 10 बार चिट्ठियां डाला कि हम लोगों का समस्याओं का समाधान वार्ता के माध्यम से कर दिया जाए। प्रबंधन के द्वारा 2 बार चिट्ठियां जारी की गई कि स्थिति में वार्ता होगी। हम लोग 8 घंटे 12 घंटे का सफ़र करके बनारस पहुंचे, और यहाँ आने के बाद प्रबंधन के द्वारा चिट्ठी जारी कर दिया गया कि वार्ता निरस्त की जा रही है, अगले तिथि पे की जाएगी। फिर दूसरी बार किया गया, फिर भी वार्ता नहीं हुई, फिर भी चिट्ठी जारी कर दी गई। तो इस तरह से हम लोग मजबूर होकर के आज से यह धरना आंदोलन अपनी 35 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में कर रहे हैं, जो कि एक एक समस्या मजदूरों की हित का है। और मजदूर, कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो 100 में 100% जिन्विन है। कुछ मजदूर किसी फर्म के तहत काम किए और वह फर्म, उस फर्म का टेंडर समाप्त हो गया और वो फर्म 6 महीने का भुगतान ही नहीं की, फर्म चली गई। इस तरह की समस्याएं हम लोगों के सामने हैं। आप लोग की बात नहीं माने गई तो आप लोग अगला क्या करेंगे? हम लोग यहाँ 24 घंटे धरना कर रहे हैं। आज से हम लोगों का धरना 24 घंटे चलेगा। इसके बाद प्रबंधन नहीं मानेगा तो हम लोग घेराव, आमरण अनशन, अन्य जो भी हम लोगों के संगठन का आदेश होगा उसको हम लोग करेंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम से पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा वाराणसी पहुंचे और मीडिया से बात की। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है वो निचले स्तर तक के नेताओं को मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में अपना दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि 400 के ऊपर सीटें जाएंगी। तो भाजपा को किस तरीके से इसको देखती है? भाजपा इसको 2017, 2019 और उसके बाद के हुए उपचुनाव की तरह देखती है। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था, हार गए थे। फिर अब तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा जो मजबूत गठबंधन जो प्रचारित कर रहे थे लोग, सपा और बसपा का हुआ, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। मिलकर ये सब लड़े और मिलकर इतनी बुरी तरह हारे कि हमारा जो आंकड़ा था वो सब मिला ले तो 325 के आसपास था, अगर सहयोगी दल मिला ले। और उस बुरी तरह हारने के बाद अब ये छोटे से गठबंधन के आधार पर अगर लड़ रहे हैं तो आप निश्चित मानो कि पिछले से भी बुरी तरह ये हारेंगे। सर, इस गठबंधन को अब टीएमसी का भी सपोर्ट मिलने जा रहा है, बात की जा रही है अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अब उत्तर प्रदेश में पांव रखने जा रही है। उनको दम लग रहा है देखिए, जिस तरह से हराया। देखिए, जो बंगाल की हिंसा है और बंगाल का आतंक है, बंगाल में तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है, वो अगर वो उत्तर प्रदेश में करने की सोच रही हो तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। हाँ, ये बाहर की शक्तियाँ आ रही हैं। महाराष्ट्र की भी एक पार्टी है, वो भी हुंकार भर रही है। बंगाल के साथ साथ इसके आप हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, अपने संप्रदाय विशेष की राजनीति करने का सपना देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इसका कोई स्थान नहीं है। अब केवल एक ही बात है और वो है विकासवाद, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी पहुंचने के पूर्व सर्किट हाउस प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने होने वाली बैठक को लेकर के मीडिया से बातचीत की। वहीं उन्होंने पूर्ण बहुमत से एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, इसका क्या मायने रखता है, क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े स्तर के नेता को भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्लास लेनी पड़ रही है? आप उसको
अगर सही दृष्टि से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि माननीय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह है और 2022 के लिए भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और काशी माननीय देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ काशी पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र है और यहाँ हम लोग लंबे समय से बैठते रहे हैं, आज भी उसी क्रम में बैठक है। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट पाएंगे? 300 से कम तो भाजपा पाती नहीं है। वो शुरुआत जो हुई है, चाहे लोकसभा के हिसाब से निकालिए चाहे विधानसभा के हिसाब से निकालिए, 300 पार थे, 300 पार रहे। समाजवादी पार्टी दम भर रही है 400 से ज़्यादा। नहीं, वो तो दम अगर 2014, 17 और 19 का उनसे क्या दावा था वो सवाल जोड़ करके कि पहले भी तो आपका यही दावा था और उस दावे में कितना दम था, अगर उसको आप ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके दावे तो हवा हवाई होते हैं, हमारे दावे हकीकत होते हैं, ज़मीनी सच्चाई होती है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र है, जनता का आशीर्वाद है, केंद्र और प्रदेश सरकार का किया गया काम। सर, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद एक नए रूप में और नई रणनीति के साथ बीजेपी आएगी? बीजेपी तो सदा नए रूप में नई रणनीति से और हर विपक्षी अगर सभी एक साथ मिल जाएंगे तब भी हराने के लिए तैयार रहती है। अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना को लेकर बयान आया, ये बहुत देर हो गई, अब वो जिन्ना तो दफन हो गए हैं बहुत पहले, वो अब नहीं आएंगे बाहर। सलमान खुर्शीद की किताब आई है जो जिसमें हिंदुत्व बहुत मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो भी इस किताब के माध्यम से एक तरह से हिंदू संगठनों का जो राष्ट्रभक्त संगठन है और हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया गया है, तत्काल वह अंश उस किताब से वापस लें और श्रीमती सोनिया गांधी जी और ये श्री राहुल गांधी जी जो जनेऊधारी बनते हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो बड़ी पुजारिन बनती हैं, उनका असली वाला हिंदुत्व है या असली भगवान की भक्ति है कि नकली भक्ति है, 2 दिन से यह विषय चल रहा है। अभी कांग्रेस के यह तीनों लोगों का कोई बयान मैंने देखा नहीं। भेलूपुर स्थित धर्मसंघ में गोपाष्टमी उल्लास पूर्वक मनाई गई। भेलूपुर क्षेत्र स्थित धर्मसंघ में गोपाष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाया जाता है। जगजीतन पांडे ने बताया कि हिंदू धर्म में गौ माता का बहुत महत्व है। आज के दिन गौ माता का साज श्रृंगार कर पूजन किया जाता है। इसी के तहत गौ पूजन कर विश्व के कल्याण के लिए कामना की गई। देखिए, हमारी जो संस्कृति है गो संस्कृति है ही है, गो से ही शुरू होता है और सारी चीज़ों का आकलन हमारी परंपरा में गो से ही होता है। तो सनातन परंपरा में आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम इस तिथि का प्रारंभ वहाँ से होता है। भगवान कृष्ण 6 वर्ष के थे तो प्रथम बार उनका साज श्रृंगार करके गोचारण के लिए उनको अनुमति मिली थी और प्रथम बार गोचारण के लिए भगवान कृष्ण गए थे और इसी लिए आज तक निरंतर गोपाष्टमी मनाते हैं। आज के दिन हम लोग गौ माता को स्नान कराते हैं, दिव्य श्रृंगार करते हैं, साज सज्जा करते हैं, पूजन करते हैं, खिलाते हैं और संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को। और अभी जो कोरोना महामारी मिलती है तो इसलिए इनका महत्व और अधिक हो गया है। तो हम सभी लोग सामूहिक रूप से यह प्रार्थना किए हैं कि विश्व से कोरोना रूपी महामारी से दूर करें और पुनः मानव समाज पूरी उसी तरह उल्लास से, हर्षोल्लास से। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव को नजरबंद किया गया। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रवार को कार्यक्रम रहा, जिसके लिए भाजपा के कई मंत्री, विधायक सहित पदाधिकारी भी वाराणसी पहुंचे हैं, जिसको लेकर पुलिस फोर्स व एलआईयू की टीम सक्रिय हो गई है। एलआईयू की रिपोर्ट के अनुसार लोगों को पुलिस फोर्स लगाकर जगह जगह नजरबंद किया जा रहा है। नजरबंद के क्रम में बीएलडब्ल्यू स्थित अनुराधा यादव जो कांग्रेसी महिला जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज अमित शाह का काशी आगमन है तथा उनके द्वारा सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों का जिस तरह से बीजेपीकरण हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी संस्थान आम जनमानस के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत किसी पार्टी के लिए। किस तरह का नजरबंद किया गया, क्या कारण क्या है?
आज काशी में अमित शाह जी का आगमन है और वो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों का जिस तरह से बीजेपी सरकार बीजेपीकरण कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी संस्थान आम जनमानस के लिए है, आम लोगों के लिए है, सरकारी कार्यों के लिए है, ना कि व्यक्तिगत और किसी पार्टी के लिए है। पार्टी के कार्य के लिए इस तरह का दुरुपयोग करना सरकारी संस्थानों का बहुत ही शर्मनाक है और ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है उनका, जिसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों का बीजेपीकरण करना बंद करें। मैडम 14 नवंबर को महंगाई हटाओ पदयात्रा निकाला जा रहा है जी, क्या कहना है इस पे और क्यों निकाला जा रहा है, क्या कारण है? आप देख ही रहे हैं किस तरह से वर्तमान सरकार में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। लोग त्रस्त हैं, जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल है। एक गरीब के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सरसों का तेल हो, दाल हो या पेट्रोल डीजल के दाम हो जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, वर्तमान सरकार के खिलाफ ये हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल महंगाई को कम नहीं कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप कार्यकर्ताओं ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज के साथ साथ राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा कायम किए जाने के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी भेलूपुर को पत्रक सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने देश के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली देश को आजादी एक भीख में मिली आजादी थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। इस तरह के शब्द देशद्रोह की श्रेणी में आता है और उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम लोग जो तहरीर देने आए थे, कल के कार्यक्रम में टाइम्स नाउ मीडिया चैनल में कंगना रनौत जी ने इस देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो हमारे युवा क्रांतिकारी जो लोग हैं, यहाँ पे उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि जो हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है और ये हम जो आज़ादी मिली हमें भीख में मिला है, जो पूर्ण रूप से जो देश आज़ाद हुआ है 2014 में आज़ाद हुआ है। क्या 2014 में जो उन्होंने शब्द कहा है, जिस शब्द के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ लिया है, जिस संविधान की शपथ लिया है, क्या वो अंग्रेजों का दिया हुआ संविधान है? क्या 1947 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है तो कंगना रनौत जी किस देश में वो रह रही थी और कब से रह रही थी? जब हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ है तो जो ये वक्तव्य उन्होंने कहा है, जो हमारे क्रांतिकारी थे, मैं खुद अपने क्रांतिकारी घर से आता हूँ, मेरे बाबा खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री मुखदेव तिवारी का मैं नाती हूँ। आज हमारे साथ हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, उस कुर्बानी का उन्होंने मजाक बनाया है। उस मजाक के लिए हम लोग थाने में तहरीर देने आए थे कि उनके देशद्रोह का मुकदमा कायम हो। आज हमने जब इसे यहाँ पे आए, भेलूपुर थाना है, यहाँ पे जो SHO बैठे हुए थे, हम लोग गए अंदर देने, उन्होंने हम लोग साथ अभद्रता व्यवहार किया। हमारी ये तहरीर है, हमने बोला कि इस पे आप एप्लीकेशन पे अपना जो हस्ताक्षर करवा दीजिए, हमारा रिसीविंग लीजिए। उन्होंने रिसीविंग नहीं लिया, वो बोले कि हमें VIP ड्यूटी लगी हुई है, हमारा मर्जी है लेने का नहीं लेने का। आप बताइए कि ये किस तरह हम लोग देश में जी रहे हैं, जहां हम लोग एक तहरीर देने आ रहे हैं, उस तहरीर को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है और ऐसे ऐसे देशद्रोह जैसे बातें कहा जा रहा है कंगना रनौत के जैसे लोगों से, जैसे जो 2 कौड़ी की एक्टर्स हैं। आज वो एक्टर रानी लक्ष्मीबाई पे भी बनाई है अपना फिल्म। क्या वो रानी लक्ष्मीबाई जिस अंग्रेजों से लड़ी हैं, क्या वो अंग्रेजों से वो भीख में लड़ी थी या अपनी कुर्बानी से लड़ी थी?
मैं बस इतना ही कहना चाहता आगे क्या करेंगे? आप लोग पत्रक नहीं लिया हूं। यदि हमारा पत्रक नहीं लिया गया, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, पीएमओ कार्यालय पर बैठेंगे हम लोग। बीएचयू सिंहद्वार पर भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर महापौर मृदुला जायसवाल के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। महापौर मृदुला जायसवाल ने कहा कि लोगों को भाजपा से जोड़ने का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। आज यहां सिंहद्वार पर लोगों को भाजपा से जुड़ने के लिए कहा गया, जिस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि हम पहले से ही भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले से सदस्य हैं उन्हें भी रिन्यूअल करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। सदस्यता अभियान के दौरान पार्षद रविंद्र सिंह, दीपक राय, पवन सिंह, धर्मेंद्र यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भाजपा सदस्यता 2021 का अभियान चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन हर एक जनता से मिलने के बाद वो ये कह रहा है कि हम ऑलरेडी भाजपा के सदस्य हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा है। फिर भी हम लोग एक अनुरोध कर रहे हैं कि इसको रिन्यूअल करा करके आप सदस्यता को एक कंफर्मेशन कर दें, ताकि हम लोगों को आगे भी काम करने में भी सहूलियत हो। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 130 करोड़ जनता वो पूरे मन से ये चाहती है कि वो भाजपा का सदस्य बने और हमारी सरकार अच्छी रहे और इसी तरह से विकास हो। धन्यवाद। मैम, अभी तक कितने लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया और अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए यहाँ पे? भाई हमने कहा ना कि 130 करोड़ जनता पूरे देश में अभियान चल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर 130 करोड़ जनता में पूरे लोग अगर इस अभियान में जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। टारगेट हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं, हम लोगों को सफलता पूरे में चाहिए, इसलिए कोई संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। 20 तारीख तक ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें सारे लोग, हमारे काशी के, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे पूरे देश के लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं और हम लोग इस अचीवमेंट को बहुत जल्द पास करेंगे। और कहाँ ये अभियान चल रहा है? पूरे देश में चल रहा है इसमें सदस्यता अभियान। मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2019 की रचना सिंह यदुवंशी वाराणसी आई। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सीधे प्रियंका गांधी को टक्कर देने की बात कही। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर प्रचार प्रसार में लगाए हुए हैं, तो वहीं अब चुनाव में इस बार बॉलीवुड की भी एंट्री होने वाली है। वाराणसी में इसकी शुरुआत करते हुए मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2019 की रचना सिंह यदुवंशी ने सीधे प्रियंका गांधी को टक्कर देने की बात कही है। अपने एक शूट पर वाराणसी पहुंची रचना सिंह ने वाराणसी में हुए विकास कार्य और यूपी में महिला सशक्तिकरण की तारीफ की। साथ ही देश में लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म जैसी घटना पर सख्त कानून लाने की बात कही। वहीं यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के द्वारा लड़कियों को बढ़ावा देने पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चुनाव के समय ही दिखती हैं। यदि सच में वो महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो वो कुछ ऐसा करें जिससे सभी को विश्वास हो सके। बनारस की बात, तो बनारस में ऑलरेडी बनारस पहले से ही खूबसूरत था और लाइटिंग्स वगैरह की वजह से और भी खूबसूरत हो गया। मैं पर्टिकुलर फोकस करती हूँ घाट पे, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से कंप्लीट किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा बहुत लगाव है बनारस से। तो घाट की जो चीज़ें हैं, जो लाइटिंग वगैरह चेंज हुई है, थोड़ा जो और खूबसूरत बनाया गया उस चीज़ को, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ऐसे ही और दिन पर दिन आगे बढ़ती जाए। यूपी की बात कर ली जाए, देश की बात कर ली जाए, तो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर आप क्या समझती हैं कि काम हुआ है, बेहतर है पहले से हालात? जी, इससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस पे काम किया गया है और महिला हेल्पलाइन भी निकाली गई और महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। तो ऐसा पहले के कंपैरिजन में महिलाएं सुरक्षित हैं और ठीक है। और बट इस बीच में जो घटनाएं, हाथरस जैसी घटनाएं हो जा रही हैं, तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि जो लोग अपराधी हैं उनके लिए एकदम सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ताकि जब कोरोना के समय में मास्क का डर इतना फैला दिया गया कि चार्ज लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो रेप क्यों नहीं रुक पा रहा है? जो अगर थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है तो उस पर भी ऐसा डर फैलाया जाए कि दोबारा कोई सोचे एक कदम उठाने से पहले। और बाकी जो बदलाव आए हैं वो बेहतर हैं और उम्मीद करती हूँ आगे और भी बेहतरीन। देखिए, प्रियंका जी, इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़ की इस उम्र में वो कह रही है कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ? वो लड़की हैं, वो लड़की होगी तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएं और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएं कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। चुनाव लड़ेगी क्या प्रियंका के खिलाफ?
40% की जिस तरीके की वो बातें कर रही हो, बाकी पार्टी से मुझे कुछ ऑफर्स भी हैं। अगर मुझे उचित लगा सब कुछ तो कोशिश करूंगी मैं। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे उतरना चाहिए इस क्षेत्र में और इससे अगर समाज का भला हो सकता है तो मैं कोशिश बेशक करूंगी। मैम, इधर भी जिन्ना का भी ज्यादा नाम लिया जा रहा है और पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम जी की बातें की जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब देशद्रोह जैसी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ऐसे लोगों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं। गायघाट स्थित राम मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को गायघाट स्थित राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में मौजूद होकर सर पर कलश लिए भजन कीर्तन करते चल रही थीं। वहीं पुरुष जयकारे लगाते चल रहे थे। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गायघाट कथा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। किस तरह का आज ये शोभा यात्रा निकल रहा है? ये शोभा यात्रा श्रीमद् भागवत कथा जो संत जी के मंदिर में हो रहा है, उसी के संदर्भ में आज क्षेत्रीय लोग विनय महादेव जी के नेतृत्व में क्षेत्र में शोभा यात्रा भ्रमण करने का काम किए हैं। और मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये इसी तरह हर मोहल्ले हर शहर होता रहे, जिससे ज्ञान की भाषा लोगों को जानकारी होती रहे। श्री राम पीजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशन में सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाई गई। पैगंबरपुर पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित श्री राम पीजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशन में भारतीय वैश्य चेतना महासभा मंडल वाराणसी के तत्वाधान में है वंशी राज राजेश्वरी चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गांधी रहे। वहीं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय वैश्य चेतना मंच के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जायसवाल रहे। जयंती समारोह में कुल देवता सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज के चित्र पर सभी अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया तथा आयोजन मंडल द्वारा समस्त अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि वैश्य समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। राजनीति के शीर्ष पर इक्का दुक्का लोग वैश्य समाज के बैठे हैं, लेकिन वो अपने समाज के लिए नहीं सोचते हैं। हम आज सभी से अपील करते हैं कि आप सभी जो उपजाति में विभाजित हैं उससे बाहर निकलकर मूल जाति वैश्य को मान के संगठित और एक हों। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र साहू, शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र जायसवाल, रवि जायसवाल, राहुल जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। चेतगंज स्थित श्री सती माता मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। आगामी 14 नवंबर को चेतगंज स्थित श्री सती माई मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति नक्कटैया के बाद होने वाले रामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन किया जाएगा। समापन के बाद रविवार को भव्य भंडारा व प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्तगण उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। वहीं महेंद्र निगम ने बताया कि नगर निगम द्वारा मंदिर को 4 मंजिले का दिखाकर नोटिस दिया गया है, जबकि मंदिर आज भी एक ही मंजिल का पुराना बना हुआ है, जिसके लिए अधिकारियों से बात भी हुई है। हमारी संस्था महामंडल नगर पिशाच मोचन में गरीबों के शादी विवाह के लिए निःशुल्क धर्मशाला बना रही है, जो जल्द तैयार हो जाएगा। इसका कार्य तेजी से चल रहा है। महेंद्र जी कब और क्या करने जा रहे हैं? ये करने कोई नया कार्यक्रम नहीं हो रहा है। कई सौ वर्षों से सुंदरकांड का पाठ हर रविवार को होता है। उसका समापन चेतगंज रामलीला जब समाप्त हो जाती है, छठ के बाद हम लोग भव्य माता जी का वार्षिक श्रृंगार, पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। कोरोना काल में भी प्रसाद का वितरण हुआ, कोरोना काल के नियम के तहत हुआ। इस बार भी उसी तरह से होगा, तो लगातार निरंतर चलता रहता है ये कार्यक्रम। और ये मंदिर सभी को निःशुल्क शादी विवाह हर चीज़ के लिए उपलब्ध है, जो लिख के टंगा हुआ है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो शनिवार से क्या क्या प्रोग्राम होगा? शनिवार को अखंड रामायण का पाठ होगा और भंडारे की शुरुआत शनिवार से हो जाएगी। रविवार तक लगातार चलता है भंडारा। और यहाँ का रामायण 48 घंटा तक लगातार चलता है। और वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल के रामायण मानस प्रेमी अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ आते हैं और निःशुल्क आते हैं, अपना भजन गा के चले। रामायण के बाद क्या होगा? रामायण के बाद प्रसाद का वितरण होगा, जो हर साल होता है। जो भी किसी को आने पर रोक तो है नहीं, सारे लोग आते हैं, सारे भक्त लोग आते हैं। बहुत दूर कितने लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण? लगभग 2-3 हज़ार लोग।
तो आपके ऊपर क्या ये नगर निगम द्वारा किस तरह से प्रचारित किया गया है? नगर निगम ने 4 खंड का निर्माण दिखा के अवैधानिक ढंग से काफ़ी टैक्स लगा दिया। मैं जोनल अधिकारी टीएस सबसे मिला, उनको बताया, कागज़ दे दिया, मगर अभी तक उन्होंने कम नहीं किया। हम कहा कि मंदिर का टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, मगर मंदिर 500-600 रुपया महीना साल वार्षिक टैक्स देता है। तो ये किस चीज़ का निर्माण है? नहीं, आप लोग भी आए हैं, पत्रकार भाई देखे हैं, कोई निर्माण इस पर हुआ है? तो कभी अधिकारियों से बात की है? मैंने कागज़ दे दिया, उनको जवाब दे दिया, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। जिस तरह से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप इसके भी बाद भी कहीं बनवा रहे हैं क्या? हाँ, एक धर्मशाला महामंडल नगर में इसी ट्रस्ट का, सती माई ट्रस्ट का 500 आदमियों के शादी विवाह का निःशुल्क निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे लोकप्रिय मंत्री नीलकांत जी ने 300 फुट की बोरिंग पानी दिया है और जमीन भी बनवाने का आश्वासन दिया है। बाउंड्री बन गया जो 2-3 महीने में जनता के। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। इस दौरान उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही कार्यकर्ताओं संग की बैठक। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में गृह मंत्री के आयोजित कार्यक्रम का विरोध करते हुए सेंटर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस जनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। और गृह मंत्री के कार्यक्रम से पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा पहुंचे वाराणसी, मीडिया से की बातचीत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।